प्राथमिक क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक को हम लोग प्राकृतिक संसाधनों से जानते हैं। इस क्षेत्रक में उत्पादन होता है, यह बात याद रखने की है। उत्पादन प्राथमिक संसाधनों के उपयोग करके जिन वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं उसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधियों में रखा जाता है। याद रखिएगा, उत्पादन होता है, इसमें कोई भी वस्तु का उत्सर्जन होता है, उत्पादन होता है, नई वस्तु मिलती है हमें। प्राथमिक क्षेत्रक को हम कृषि अथवा सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। इसे कृषि क्षेत्रक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्यादातर या कहें कि मुख्यतः कृषि के ही क्षेत्र से आने वाली चीजों को रखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कृषि, डेयरी, खनिज, मत्स्य पालन आदि चीजें होती है। इसमें दो तीन चीजें हम लोग को याद रखनी है कि यह प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है और दूसरा यह कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहलाता है। इसमें उत्पादन की महत्व है। प्राथमिक क्षेत्रक अब हम लोग द्वितीय क्षेत्रक को देखेंगे। प्रथम क्षेत्रक में हमने देखा कि उत्पादन होता है। अब हम लोग द्वितीय क्षेत्रक में यह देखेंगे कि इसमें उत्पादन नहीं, विनिर्माण होता है, यानी किसी वस्तु को पुनः निर्माण करना। यानी पहले से कोई चीज थी, उसको हमने किसी और तरीके से कुछ नया बना दिया। चलिए इसमें देखते क्या क्या है। इसमें ऐसी गतिविधियां आती हैं जो कच्चा माल अथवा प्राथमिक उत्पादों को उपयोगी वस्तुओं में बदल देती है। कोई भी वस्तु जिसको हमने उपयोगी बना दिया, जैसे कि पहले हमारे पास गन्ना था और हमने उसे चीनी बनाया, तो हमने उसे एक उपयोगी वस्तु में बना दिया। यहाँ पर हम लोगों ने यह देखा कि ये जो क्रिया हुई, यह क्रिया द्वितीय क्षेत्रक की क्रिया में आएगी। इसे हम औद्योगिक क्षेत्रक के रूप में भी जानते हैं क्योंकि इसके लिए हमें उद्योग लगाना पड़ता है। फैक्ट्रियां होती है, कुटीर उद्योग होते हैं, किसी भी प्रकार को इसमें उद्योग लगता है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक कहते हैं। इसमें विनिर्माण का कार्य होता है। हाँ, पहला में हम लोगों ने देखा था कि उत्पादन होता है और द्वितीय में हम लोग यह देखते हैं कि विनिर्माण का काम होता है, इसीलिए उसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। याद रखिएगा। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? चीनी, आटा, टोकरी, ईंटा, बहुत सारी चीजें जो भी आप अपने आसपास देखेंगे कि वो प्राथमिक क्षेत्रक से द्वितीय क्षेत्रक में चली गई हो, वो चीज याद रखिएगा जो प्रकृति दी और उसे हमने कुछ और बना दिया। उसमें रंग, रूप, गुण जब चेंज कर देते हैं तो इस क्रिया को ही हम लोग द्वितीय क्षेत्रक की क्रियाओं को कहते हैं। ऐसी गतिविधियां द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधियां में आती है। अब है तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक में किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। तृतीय क्षेत्रक का संबंध वस्तुओं के उत्पादन से नहीं होता साफ, बल्कि सेवाओं से होता। हम जिस सेवा को देते हैं या प्राप्त करते हैं वही तृतीय क्षेत्रक में होता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यातायात, बैंकिंग, शिक्षक, वकालत, संचार, ये सारी चीजें तृतीय क्षेत्रक में आते हैं क्योंकि ये सभी के सभी सेवा देते हैं। अगर हम यातायात को ही लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो यातायात में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम लोग उसके पैसे देते हैं, पर वो हमें कुछ नहीं देता। सिर्फ वो आपको रांची से रामगढ़ ले गया और आप उतर गए, आपको उसने कुछ वस्तु नहीं दी, कोई चीज नहीं दी, सिर्फ उसने आपको सेवा दी और उसके लिए आपने उसे मुद्रा दिया, पे किया। ठीक है, ये हुआ तृतीय क्षेत्रक। अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि इसको किस प्रकार से जीडीपी में इसका इस्तेमाल होता है। अब है तृतीय जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के
मौद्रिक मूल्य को मापने का पैमाना या जरिया सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाता है। तीनों क्षेत्रकों का इसमें योग होता है। तीनों क्षेत्रक यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक। इसमें अंतिम वस्तु तथा सेवाओं की गणना की जाती है। दोहरी गणना से बचने का प्रयास किया जाता है। अब इस पे हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या क्या होगा। एक देश में जिसकी एक भौगोलिक सीमा होती है, क्षेत्र होता है, उसमें एक वर्ष में जितना भी उत्पादन हुआ, किस चीज का? अंतिम वस्तुओं का या सेवाओं का। हम लोगों ने देखा अंतिम वस्तुओं के रूप में क्यों ले रहे हैं ये भी बताया जाता है। और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पैसे पे आधारित करना। जैसे चीनी को हम लोग किलो में, कपड़े को हम लोग मीटर में, तेल को लीटर में आदि अन्य अलग अलग क्या कहते हैं चीजों में नापते और तौलते हैं। तो उन सभी चीजों से हमें दिक्कत काफी होगी, इसलिए हमने सबको क्या किया, उसकी मौद्रिक मूल्य में परिवर्तित करके उसे लेंगे हम लोग। उससे क्या फायदा होगा कि जब हम लोग मौद्रिक मूल्य में लेते हैं तो इससे सबका एक यूनिट हो जाएगा, जिसमें आसानी से हम लोग उसे जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो इन चीजों को हम लोग देखेंगे कि एक देश का हो, उसकी एक घरेलू सीमा वगैरह हो, और एक वर्ष में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उसमें जोड़ा जाता है, तभी जीडीपी बनता है। तीनों क्षेत्रकों का योग होता है। तीनों क्षेत्रक का जो योग है वो इसमें आता है। अंतिम वस्तुओं का क्यों ले रहे हैं? मान लेते हैं हम एक ब्रेड बना रहे हैं, तो ब्रेड जो है वो द्वितीय क्षेत्र का एग्जाम्पल है, और वहीं आटा जो है या मैदा जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का एग्जाम्पल हो जाएगा। चीनी उसमें डाल रहे हैं, चीनी भी द्वितीय क्षेत्र में आता है, 2 बार आ जाएगा। एक बार चीनी हम लोग ऐसे ही जोड़ लेंगे और उसके बाद फिर ब्रेड में जोड़ रहे हैं। तो कई वस्तुओं का दोहरी गणना हो सकती है, यानी एक बार हम इसमें जोड़ चुके हैं आटा को, फिर दोबारा आटा को जोड़ रहे हैं, या हम एक बार तेल को जोड़ लिए दोबारा तेल जोड़ रहा है, या एक बार चीनी को जोड़ लिए फिर चीनी जोड़ रहा है। तो इससे बचने के लिए हम लोग अंतिम वस्तु को देखते हैं, जैसे कि अंतिम में जो व्यक्ति के यूज के लिए चला गया उसको लिया जाता है और उसी को रखा जाता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का दोहरी गणना न हो जाए। जीडी अब हम लोग देखेंगे कि क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन किस प्रकार से हुआ। 1973 में भारत की कुल जो जीडीपी थी उसमें कितना प्रतिशत के रूप में या किस हिसाब से प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक थे उसको इस ग्राफ में दिखाया गया है। 1973 में देखेंगे तो ग्रीन और बैगनी कलर का जो आपको दिख रहा है कलर वो प्राथमिक और तृतीय का है। यह दोनों लगभग बराबर है और द्वितीय क्षेत्रक बहुत ही कम है। यानी कि यह देखने को मिल रहा है कि 1973 में भारत की कुल जीडीपी में कृषि और क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक का ज़्यादा योगदान था बनिस्पत उद्योग क्षेत्रक का। पर अगर हम वही 2003 में देखते हैं तो इन तीनों में वृद्धि हुई है, लेकिन जो वृद्धि का प्रतिशत है वो अलग है। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्रक में वृद्धि हुई, लेकिन उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी कि तृतीय क्षेत्रक में हुई। क्योंकि अगर हम 1973 में देखते हैं तो उसमें यह देखने को मिलता है कि लगभग दोनों बराबर हैं, पर 2003 में दोनों बराबर नहीं है, जबकि 2003 में यह देखने को मिल रहा है कि तृतीय क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक से अधिक हो गया है, और जहां हमारा बहुत ही कम रेशियो में द्वितीय क्षेत्रक था वो भी बढ़ गया है। यह ऐतिहासिक परिवर्तन है। यह दिखाया जा रहा है कि हमारे देश के जीडीपी में किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई और किस क्षेत्रक में ज्यादा गया। अब हम लोग इसी प्रकार से आगे देखते हैं। अब हम जीडीपी में किन सेक्टरों का कितना शेयर है अब ये देखते हैं। चलिए यह ग्राफ इससे पहले वाले ग्राफ से मेल खाता है, बस इस पे प्रतिशत दिखाया गया।
अब यहाँ पे यह देखिए 1973 में प्राथमिक क्षेत्रक में वृद्धि दिखाई जा रही है और तृतीय क्षेत्रक में उसके बाद और द्वितीय क्षेत्रक में उसके बाद, यानी कि प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो लगभग 45% जीडीपी का हिस्सा किस पे है, प्राथमिक क्षेत्रक का। और वही अगर हम लोग यह देखते हैं कि 35 के आसपास तृतीय क्षेत्रक है और द्वितीय क्षेत्रक जो है वो 20 के आसपास है। तो यह देखने को मिला कि प्रथम स्थान पे प्राथमिक क्षेत्रक है, द्वितीय स्थान पे तृतीय क्षेत्रक और तीसरे स्थान पे द्वितीय क्षेत्रक का योगदान जा रहा है। अब हम लोग 2003 में देखते हैं। 2003 में क्या हुआ कि उसका प्रतिशत गिर गया है, किसका, प्राथमिक क्षेत्रक का। अगर 100 रुपए में अब उसने कितने हैं, 25 रुपए। और किसका बढ़ा है ज्यादा, तो तृतीय क्षेत्रक का। तृतीय क्षेत्रक का क्या हो गया कि उसका बढ़ गया लगभग 55%, यानी कि कुल जीडीपी का वो आधा हिस्सा वो अपने पास रख रहा है और बाकी इन लोगों को मिल रहा। और द्वितीय क्षेत्रक फिर पुनः 20 का 20 ही रह गया। तो यह देखने को मिला कि प्रतिशत में अगर हम लोग देखते हैं तो कृषि क्षेत्रक में प्रतिशत की वृद्धि कम हुई, जबकि द्वितीय क्षेत्रक उतना ही रह गया और तृतीय क्षेत्रक में वृद्धि हुई। देखिए फर्स्ट जो ग्राफ था और ये जो सेकंड ग्राफ है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। वो अमाउंट्स के रूप में दिखाया गया है और यहाँ प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। और यह मान के चलिए कि प्राथमिक क्षेत्रक में वृद्धि हुई है, बस क्या हुआ कि पहले जितनी 100 रोटियां बनती थी तो उसमें 45 रोटी अगर उसकी प्राथमिक क्षेत्रक से आती थी तो अब 100 रोटी ना होकर 1000 रोटियां टोटल बन रही हैं और उसमें अगर उसका 25% भी है तो मान के चलिए कि आपको 250 रोटी बन रही है। इसलिए यह नहीं माइंड में कीजिएगा कि द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्रक जो है वो कम हो गया। प्राथमिक क्षेत्रक में वृद्धि हुई है पर बनिस्पत जो अन्य क्षेत्रक है उनसे कम हुई है। जीडीपी में तीसरा ग्राफ जो है हमारी बुक में वो है रोजगार पे। मैं इसे बाद में दिखाना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि जब सभी ग्राफों को दिखाया जा रहा है तो अभी ही बता देने से ज़्यादा अच्छा होगा। हम लोगों ने अभी सेक्टर्स के रूप में देखा, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्रक के रूप में, पर यहाँ पे यह एम्प्लॉयमेंट के रूप में यानी रोजगार के रूप में कि किस प्रकार से रोजगार में सेक्टर्स में चेंजेस हुई है। प्राथमिक द्वितीय तृतीय ही क्षेत्रक है, लेकिन यहाँ हम लोग किसमें देखेंगे, रोजगार। अभी हम लोग इसको देखेंगे रोजगार की दृष्टि से। हम लोग जिस प्रकार से देखे थे सेकंड पेज में, उसी प्रकार से देखते हैं इसको किस प्रकार से चेंज होगा। 1973 में कृषि पे आधारित कुल जनसंख्या लगभग 75% थी और द्वितीय क्षेत्रक में 10 और तृतीय क्षेत्रक में 15 यह देखने को मिल रहा है। लेकिन जब 2002 का डाटा हम इसमें साथ में देखते हैं तो यह देखने को मिलता है कि प्राथमिक क्षेत्रक में काम करने वाले लोगों की संख्याएं घटी हैं। अब उनका प्रतिशत 65 है और कहाँ बढ़ गया है, तो सेम उसी प्रकार से तृतीय क्षेत्रक में बढ़ा है और ये 25 हो गया। पहले 15 था, अब ये 25 और द्वितीय क्षेत्रक समान उसी प्रकार से चल रहा है। तो अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है, यह सवाल पूछा जाता है कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है। तो हम लोग कहाँ बताएंगे, यह समझ में आ गया कि अभी भी भारत में अधिकांश लोग कृषि पर ही आधारित हैं। बेरोजगारी जो शब्द है ये हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो पुनः एक बार मेरा पुराना वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया था। और यह बेरोजगारी जो है ग्रामीण स्तर पे दिखाई जा रही है और शहरी स्तर पर दिखाई जाएगी आपके इस चैप्टर में।
इसमें मुख्य रूप से एक क्वेश्चन आता है कि मनरेगा या नरेगा का एक क्वेश्चन भी आता है जो कि इसी से संबंधित है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन किस प्रकार से करेंगे। तो सरकार अतिरिक्त रोजगार का सृजन करने के लिए कई सारी चीजें करती है, जैसे मनरेगा हुआ, बहुत अनाज श्रम के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण योजनाओं के अंतर्गत बहुत सारे कार्य करती है जिसके तहत लोगों को रोजगार मिले। पर वर्तमान में मनरेगा अभी एक ऐसा है जो कि सक्षम है और बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। यह सबसे पहले नरेगा नाम से आया था जो कि 2005 में था। बाद में इसे मनरेगा कर दिया गया 2009 में। मनरेगा में म अक्षर जुटा है जो महात्मा गांधी जी के लिए है। इसका मुख्य पॉइंट क्या गया है, इसमें 100 दिन का रोजगार है, फिक्स 100 दिन का रोजगार है और 15 दिन में रोजगार मिल जाना चाहिए, और नहीं मिल पाता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। इसमें 1/3 महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। ये चीजें इसमें आती हैं। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। हम लोगों ने रोजगार के अंतर्गत देखा था इसे, संगठित और असंगठित। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के अगर हम लोग इस अंतर को देखेंगे तो हमें साफ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि किसे हम संगठित क्षेत्र कहते हैं और किसे असंगठित क्षेत्र। यानी कौन सा व्यक्ति संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है या कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, इसका साफ पता लग जाएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। सरकार के द्वारा पंजीकृत होता है कौन, संगठित क्षेत्र। सरकार के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है, किसमें, संगठित क्षेत्र में। नियमित रोजगार देता है, काम की अवधि नियमित होती है, सवेतन, सवेतन का मतलब वेतन के साथ साथ अवकाश देना, सवेतन अवकाश कहलाता है। चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश आदि कर्मचारियों को प्राप्त होता है इसमें। जैसे कि आप किसी भी सरकारी फर्म में काम करने वाले व्यक्ति को ले लीजिए, वो किसी भी सरकार जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, बैंक आदि किसी चीजों में अगर वो काम कर रहा है तो वो क्या होता है कि सरकार के द्वारा पंजीकृत होता है, वो सरकार के दिशा निर्देशों पर कार्य करता है, उसमें नियमित रोजगार होता है, यानी प्रत्येक दिन हमेशा रोजगार मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज मिला कल नहीं, परसों मिला फिर नहीं। काम की अवधि भी नियमित होती है, जितना काम का अवधि है 8 घंटा तो 8 घंटा ही खटना है, उससे ज्यादा नहीं, और वेतन अवकाश मिलता है। अब चलिए असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं। सरकार के द्वारा पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं होता, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य नहीं होता है। अनियमित रोजगार आज मिल रहा है कल नहीं मिल सकता, उसमें आप कोई भी कुछ नहीं कर पाता। काम की अवधि और अनिश्चित होती है, काम भी अनिश्चित होता है और अवधि भी उसकी अनिश्चित होता है। आज यहाँ करा रहा कल वहां कराएगा, कैसे करेगा नहीं करेगा इसको कोई गारंटी नहीं होता है। सवेतन अवकाश और चिकित्सा अवकाश और मातृत्व अवकाश आदि कर्मचारियों को प्राप्त नहीं हो पाता। अब हम एक एग्जाम्पल के रूप में दोनों को अलग अलग करते हैं। एक सीता नाम की लड़की है जिसका संगठित क्षेत्र में रोजगार मिला है और वह जिस जगह पे काम कर रही है उसे पुरुषों के हिसाब का ही वेतन मिलेगा, ना कम मिलेगा ना बेसी मिलेगा। उसे मातृत्व अवकाश मिलेगा जिसमें पैसे भी उसे मिलेंगे, उसके लिए फिक्स काम है कि हाँ इतना बजे तक जाना है, इतना बजे आना है, साल में इतनी छुट्टी है, वो सारी चीजें उसे प्राप्त होंगी। दूसरा असंगठित क्षेत्र में क्या होगा, दूसरी एक लड़की है जो शीतल नाम है, जो एक दुकान, किराने की दुकान, कपड़े की दुकान में काम करती है और वह दुकान किसी भी प्रकार का पंजीकृत नहीं होता है। अब वो क्या करेगा कि जैसे होली हुआ, दीपावली हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, उसे बहुत खटाएगा क्योंकि उस समय लोगों की भीड़ होती है दुकान पे, तो वो तो चाहेगा कि पूरा काम करे, 12-12 घंटा काम करवा सकता है और उसे कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए वो अतिरिक्त वेतन देने का
भोगी नहीं होता। हाँ, अगर संगठित क्षेत्र के लोगों को अगर आप ये काम करवाते हैं उसके तय समय से ज्यादा तो आपको पैसे अधिक देने पड़ते हैं, पर असंगठित क्षेत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। हाँ, तो शीतल को कभी भी काम से निकाला जा सकता है, वो कभी भी छुट्टी लेगी तो उसका पेमेंट काटा जा सकता है। यह अंतर होता है दोनों में, संगठित और असंगठित में। अब हम लोग स्वामित्व के आधार पर हम लोग तीसरा अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पे। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को दो पढ़ना है, सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक उसे कहते हैं जिसमें सभी कोई का स्वामित्व होता है, जैसे कि हमारी सड़क होती है, रेल होता है, ये हमारा स्वामित्व है, किसी का नहीं सबके लिए है। पर वही अगर हम किसी निजी क्षेत्र की बात कहते हैं तो जैसे रिलायंस, टाटा, माचिस उद्योग, आपका घर, ये सारा चीज जो है निजी होता है, वो आपका है, या किसी एक व्यक्ति का या किसी एक फर्म का है, उस पर सभी कोई का अधिकार नहीं होता। तो चलिए हम लोग इसे भी देखते हैं अंतर करके कि क्या होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में समाज का स्वामित्व होता है और निजी क्षेत्र में किसी निजी व्यक्ति या किसी समूह का स्वामित्व होता है। इसका उदाहरण इसका उद्देश्य सामाजिक हित के लिए होता है और इसका उद्देश्य लाभ कमाने के लिए। ये देखिए सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि अगर सार्वजनिक चीजें लगाई जाती है तो उसका उद्देश्य होता है सामाजिक का हित करना, और निजी क्षेत्र का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। वैसे उद्योग जो किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है उस पर सरकार खर्च करती है, सरकार उसी पर खर्च करती है, उसी को पे ज्यादा ध्यान देती है जो किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है और वो जरूरत की चीज भी है, जैसे कि बिजली, बांध, ये किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है तो सरकार इस पे खर्च करती है। और निजी क्षेत्र में वैसा होता है जैसे कुटीर उद्योग से लेके बड़े उद्योग तक, जहाँ एक व्यक्ति या एक अमीर व्यक्ति से लेकर एक गरीब व्यक्ति तक अपने पैसे से खर्च कर कर उद्योग को खड़ा कर सकता है। और लास्ट उदाहरण है, हमने बताया भी उदाहरण के तौर पे सड़क, रेल, और इसका रिलायंस, टाटा ग्रुप आदि चीजें होंगी। स्वामित्व के आधार पर हम लोग तीसरा अब देखते हैं स्वामित्व। उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पाया हूँगा। अगर किसी प्रकार की और भी जानकारी चाहिए तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिए और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसका जवाब देने का। और मैं कुछ होमवर्क्स दे रहा हूँ और उसे आप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट नहीं करते मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। सो धन्यवाद। सुनील कुमार श्रीवास्तव हूँ।